प्रसिद्ध प्रकृतिवादी जॉन मुइर ने कहा था, जब हम किसी चीज को प्रकृति से अलग करने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि वो ब्रह्मांड में बाकी सब चीजों से जुड़ी हुई है। आज की हमारी गहन चर्चा इसी जुड़ाव के एक काफी मुश्किल पहलू पर है। हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। मुद्दा है केरल सरकार का केंद्र से आग्रह कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया जाए। हाँ, और ये आग्रह बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष की वजह से है। बिल्कुल। ये विषय यूपीएससी की मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो खैर महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मुझे लगता है आम जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं इसे। तो केरल ने केंद्र से कहा है कि इस 1972 के एक्ट को बदला जाए। मांग सीधी है कि जो जंगली जानवर इंसानी बस्तियों या खेती के लिए खतरा बन गए हैं, उन्हें नियंत्रित तरीके से मारने की इजाजत मिले। हाँ, और इसके पीछे ठोस वजह हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में, शायद 2016 से अब तक, राज्य में संघर्ष में कई लोगों की जान गई है। वहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के जो प्रावधान है उनसे जुड़ी है, खासतौर पर जो अनुसूची आय शेड्यूल आय में जो प्रजातियां। अच्छा, शेड्यूल आय, इसमें कौन से जानवर आते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा मिली है? हाँ, बिल्कुल। जैसे हाथी, बाघ, इस तरह के जानवर तो कानून उनको बहुत ज्यादा सुरक्षा देता है। अब ऐसे में अगर इनमें से कोई जानवर खतरा बन भी जाए तो उस पर कोई सीधी कार्रवाई करना वो बेहद मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शेड्यूल आय का जानवर है और वो खतरा पैदा कर रहा है तो भी फौरन कुछ नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया क्या है फिर, और इसमें देर क्यों लगती है? हाँ, देखिए, प्रक्रिया थोड़ी कह सकते हैं लंबी है। अधिनियम की एक धारा है, धारा 11। हाँ, उसके तहत किसी संरक्षित जानवर को मारने की अनुमति सिर्फ मुख्य वन्यजीव वार्डन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही दे सकते हैं, और वो भी तब जब ये पूरी तरह साबित हो जाए कि वो जानवर सच में मानव जीवन के लिए खतरा बन गया है, या फिर वो ऐसी बीमारी या चोट से ग्रस्त है जिसका इलाज नहीं हो सकता। और सबसे जरूरी बात कि उसे पकड़ना या कहीं और ले जाकर छोड़ना स्थानांतरित करना संभव नहीं है। अच्छा, तो ये सब साबित करना पड़ता है पहले? हाँ, इस पूरी पुष्टि और फिर मंजूरी मिलने में इसमें वक्त तो लगता है, और कई बार तब तक हालात बिगड़ चुके होते हैं। और जो स्थानीय अधिकारी होते हैं जैसे जिला कलेक्टर, उनकी क्या भूमिका है? क्या वो आपात स्थिति में सीधे कुछ नहीं कर सकते? देखिए, जिला कलेक्टर किसी जानवर को उपद्रव न्यूसेंस घोषित तो कर सकते हैं, लेकिन वन्यजीव कानून की अपनी पेचीदगियां हैं और कई बार अदालती हस्तक्षेप भी होते हैं। तो इन सब वजहों से उनकी जो तुरंत एक्शन लेने की शक्ति है वो सीमित हो जाती है, खासकर शेड्यूल 1 जानवरों के मामले में। हाँ, बिल्कुल। खासकर उनके मामले में कानून उन्हें स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने से एक तरह से रोकता है, आसानी से इजाजत नहीं मिलती। हालांकि कानून में एक और प्रावधान है, वो है धारा 62। धारा 62, वो क्या है? धारा 62 केंद्र सरकार को ये शक्ति देती है कि वो किसी वन्य जीव प्रजाति को, हालांकि इसमें अनुसूची 1 और 2 की कुछ बहुत ज्यादा संरक्षित प्रजातियों को छूट है, किसी खास इलाके में और एक सीमित समय के लिए वर्मिन यानी हानिकारक जीव घोषित कर सकती है। वर्मिन जैसे चूहे या कौवे? हाँ, उस तरह से अगर कोई प्रजाति वर्मिन घोषित हो जाती है तो वो अस्थायी तौर पर अनुसूची 5 में आ जाती है, कम संरक्षित श्रेणी में, और फिर उसका शिकार करना या उसे मारना आसान हो जाता है। लेकिन ये तो अस्थायी समाधान हुआ ना, और शायद इसकी भी प्रक्रिया लंबी होगी। बिल्कुल, ये एक असाधारण कदम है, कोई स्थायी समाधान नहीं। और हाँ, प्रक्रिया इसकी भी है, ये रोजमर्रा के संघर्षों का हल नहीं है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि कानून बनाया तो गया था संरक्षण के लिए, जो बहुत जरूरी भी है। हाँ, बेशक। लेकिन केरला जैसी जगहों पर जहां इंसानी आबादी और वन्य जीवों के बीच टकराव बढ़ रहा है, ये कानून व्यावहारिक मुश्किलें खड़ी कर रहा है। एक तरफ जानवरों को बचाने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ इंसानों की सुरक्षा और उनकी खेती बाड़ी, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। निश्चित रूप से। देखिए, ये अधिनियम भारत में वन्यजीव संरक्षण की रीढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसका मकसद प्रजातियों को उनके रहने की जगहों को बचाना है। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं, जंगल और इंसानी बस्तियों की सीमाएं वो धुंधली हो रही हैं। तो ऐसे में हमें संरक्षण कानूनों और जो जमीन की हकीकत है उसके बीच एक बेहतर संतुलन, एक बैलेंस खोजने की सख्त जरूरत है। और ये सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, ये इकोलॉजी, समाज, अर्थशास्त्र सबसे जुड़ा हुआ एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। तो कुल मिला के
जो मूल द्वंद्व है वो संरक्षण के अहम लक्ष्यों और मानव वन्यजीव संघर्ष की जो बढ़ती हुई जमीनी सच्चाई है उसके बीच है। इन दोनों को एक साथ कैसे साधा जाए? सही काम। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर हम सबको, खासकर नीति निर्धारकों को सोचने की जरूरत है। सवाल ये है कि क्या इन संघर्षों को कम करने के लिए हमारे पास सिर्फ जानवरों को मारने या उन्हें वर्मीन घोषित करने जैसे आखिरी उपाय ही हैं? एक जरूरी सवाल। या फिर हमें कुछ स्थायी और गैर घातक समाधानों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे वन्यजीव गलियारों को सुरक्षित करना, उनको बेहतर बनाना, हाँ, रिहायशी इलाकों के पास ऐसे कारणों को कम करना जो जानवरों को खींचते हैं, जैसे कूड़े के ढेर, मुआवजा प्रक्रिया को तेज और असरदार बनाना, और शायद स्थानीय लोगों को भी इसमें शामिल करना। बिल्कुल, स्थानीय समुदायों को संरक्षण के प्रयासों में भागीदार बनाना। क्या इन चीजों पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है? असल संतुलन कैसे बनेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है और हम अपने सभी श्रोताओं को, खास तौर पर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो भी जागरूक नागरिक हैं, उन्हें इंडियन एक्सप्रेस के इस विश्लेषण और हमारी इस चर्चा के संदर्भ में इस जटिल मुद्दे पर और गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।